हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में, उस टॉपिक का नाम है स्टैक। स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखे जाएं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टैक से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं दूसरे वो बन जाते हैं आपकी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स में। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में आ जाता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, रिकर्जन और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टैक को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम स्टैक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पढ़ लें, कुछ एमसीक्यूज भी देख लेंगे, जिससे क्या होगा ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो देखो स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में भी आपके लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। तो स्टैक किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या फॉलो करता है, पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो जो स्टैक का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, स्टैक्स को आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स कैसे रखी हो जाती है, एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है। तो जब भी आपको कोई प्लेट रिमूव करनी होती है तो जो प्लेट सबसे ऊपर होती है यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक होती है वो प्लेट सबसे पहले रिमूव होती है और उसके बाद दूसरी प्लेट रिमूव होती है। यानी कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंसर्ट है और पॉप है, सॉरी इंसर्ट और डिलीट है, उनके टर्म्स क्या यूज होती है। इंसर्ट के लिए यूज होता है पुश फंक्शन, ठीक है, और जो डिलीट है उसके लिए क्या यूज होता है आपका पॉप फंक्शन। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं स्टैक के साथ। तो आई होप प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि स्टैक का मतलब क्या है, जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी वो वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी। देखिए जैसे ये है, पहले आपने येलो प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर रेड रखी, फिर ब्लू रखी। तो देखो इस तरीके से आप क्या बनाते जा रहे हो, स्टैक्स बनाते जा रहे हो। तो जब यहाँ से प्लेट को रिमूव करना होगा तो सबसे पहले कौन सी प्लेट रिमूव होगी, जो सबसे ऊपर रखी है, यानी कि जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट की थी वो प्लेट जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, ये मैंने आपके नोट्स के हिसाब से यहाँ पे लिख रखा है कंटेंट, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, आप वहां से इसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी आप थोड़ा सा स्टैक के बारे में और अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इस प्रेजेंटेशन के और इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो अब स्टैक जो है कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, एरे से, स्ट्रक्चर से, पॉइंटर से और लिंक लिस्ट से। ठीक है, स्टैक जो है आपका फिक्स साइज का भी हो सकता है अगर आप एरे यूज कर रहे हैं, और डायनामिक साइज का भी हो सकता है अगर आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। ठीक है, लिंक लिस्ट वाला भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है, उसके ऑपरेशंस को हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो देखो स्टैक का हमने बता दिया प्रिंसिपल क्या है, आपका लीफो पैटर्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे आप जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो मैंने आपको बताया कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, पुश की। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, जब आप स्टैक के अंदर कोई वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यूज कैसे इंसर्ट होगी, जैसे अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर मुझे 1 को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले 1 इंसर्ट हो गया, फिर 2 को इंसर्ट करना है तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, 1 के जस्ट ऊपर, फिर 3 जो है 2 के ऊपर, ठीक है, फिर 4 को पुश करना है तो 4 आ गया, और फिर 5 को पुश करना है तो 5। तो देखो ये स्टैक बनता जा रहा है नंबर्स का, है ना, जैसे जैसे नंबर्स आते जा रहे हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या होते जा रहे हैं, इंसर्ट होते जा रहे हैं। और ये प्रोसेस आप कब तक कर सकते हो, यानी कि आप कब तक इंसर्शन कर पाओगे, अगर हम एरे की बात करें तो जब तक कि एरे के जो मैक्सिमम साइज है वहां तक आपकी लिमिट रीच नहीं हो जाती। अगर आप बात करें कि स्टैक के अंदर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि पुश ऑपरेशन क्या करता है, पॉप क्या करता है, पीक ऑपरेशन भी कई बार इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए पुश का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई स्टैक के अंदर वैल्यू आप इंसर्ट करोगे तो उसको कहा जाएगा पुश। पुश के केस में कौन सी कंडीशन चेक करनी होती है आपको, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि सपोज आपका जो एरे है वो कंप्लीटली फिल हो गया है और उसके बाद भी अगर उसके अंदर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि एरे ऑलरेडी फिल है। तो उस केस में कौन सी कंडीशन अकर होती है आपकी, ओवरफ्लो की। ठीक है, पॉप की कंडीशन क्या होती है आपकी, डिलीट वाली कंडीशन होती है, यानी कि स्टैक में से कोई चीज को आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो स्टैक के अंदर कोई भी चीज कहां से रिमूव होगी, टॉप ऑफ द स्टैक से। जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी, यानी कि अगर ये टॉप है तो टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू सबसे पहले रिमूव होगी। और जो डिलीशन है उसके केस में चेक किया जाती है आपकी अंडरफ्लो स्टेट। अंडरफ्लो स्टेट का मतलब क्या हुआ कि सपोज वैल्यूज को डिलीट करते करते आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया।
तो एम्प्टी स्टैक में से कोई चीज डिलीट नहीं की जा सकती, और अगर फिर भी आप यहाँ पे पॉप फंक्शन को कॉल करते हो, यानी कि आप कोई वैल्यू डिलीट करने की यहाँ पे कॉल करते हो, तो कोई वैल्यू जब होगी ही नहीं तो डिलीट क्या होगा, तो उस केस में कौन सी कंडीशन अगर होगी, आपकी अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पुश के केस में ओवरफ्लो होता है और पॉप के केस में होता है आपका अंडरफ्लो। इस एम्प्टी में चेक किया जाता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, इस फुल में चेक किया जाता है कि स्टैक फुल है या नहीं। ठीक है, पीक जो है ये क्या रिटर्न करता है, एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, यानी कि स्टैक के अंदर कोई पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स पे या एक पर्टिकुलर गिवन पोजीशन पे अगर आपको कोई वैल्यू देखनी है तो वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है। देखो ये ध्यान रखना, पीक सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न करके आपको डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन उस वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा। काउंट क्या बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके स्टैक के अंदर। चेंज, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको गिवन पोजीशन पे चेंज करना है तो उसके लिए आप चेंज फंक्शन कॉल कर सकते हो। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, जिस स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट करके आपको डिस्प्ले करा देगा। तो देखो पुश ऑपरेशन, अब देखो दो टर्मिनोलॉजीज तो हमने देखी थी, पुश और पॉप ऑपरेशन। अब हम देखेंगे पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और यूज होती है जिसको कहा जाता है टॉप। टॉप क्या बताता है, टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जो स्टैक आपने बनाया है उसके टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, अब हम पुश ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम कौन सी कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि अगर एरे, हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या एरे अपनी मैक्सिमम लिमिट पे रीच हो गया है। अगर मैक्सिमम लिमिट पे रीच हो गया है तो आप उसके अंदर और पुश ऑपरेशंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैक्सिमम लिमिट पे रीच नहीं हुआ तो हम पुश ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम किसी स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि अभी स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, आपने स्टैक को सिर्फ क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, तो उस केस में आपकी टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1। टॉप किसको पॉइंट कर रहा होता है आपका इनिशियली, -1। -1 हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारी जो हम यहाँ इंडेक्सिंग यूज करते हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करते हैं, तो एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से होगा। अगर मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप एरे के जो 0th इंडेक्स है उस पर कोई एलिमेंट रखा है, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने सिर्फ स्टैक को इनिशियलाइज किया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस केस में टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1। ओके, तो ये क्या, ये आपका कंडीशन जो है ना, ये आपकी पॉप ऑपरेशन के अंदर बहुत काम आती है। जब आप अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए देखते हो तब देखते हैं कि टॉप के अंदर अगर -1, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरफ्लो आ गया। क्यों, क्योंकि टॉप इक्वल टू -1 किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो आपका स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, पुश ऑपरेशन करना है, तो हम चेक करेंगे अगर टॉप इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, इससे डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो टॉप इक्वल टू -1 था, यानी कि स्टैक एम्प्टी था। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया पुश 10, यानी मुझे 10 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो टॉप है क्या वो मैक्सिमम तो रीच नहीं कर रहा। सपोज मैक्स जो है आपका बता रहा है कि एरे की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो अगर टॉप जो है मैक्स को पॉइंट नहीं कर रहा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप टॉप को सबसे पहले इंक्रीमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि -1 कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है, तो सबसे पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, ये वाली इंडेक्स हो गई, और इस पे आप किसको पुश कर दोगे, 10 को। ठीक है, तो टॉप किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस वाली इंडेक्स पोजीशन को। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे जैसे सपोज पुश करना है 20, तो 20 के लिए वापस चेक होगा कि टॉप क्या जो है वो मैक्सिमम साइज को पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वापस टॉप क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा। तो देखो पहले इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो ये तो 0 था ही, अब ये हो गई 1, और 1 पे आपने किसको पुश कर दिया, 20 को। अब टॉप कहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, इस इंडेक्स पे। ठीक है, टॉप ऑफ दी स्टैक पे। इसी तरीके से आपने पुश 30 किया, तो यहाँ पे अब टॉप क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, तो टॉप इक्वल टू हो जाएगा 2, और अब यहाँ पे ये टॉप जो है आपका पॉइंट करने लग जाएगा। इसी तरीके से पुश अगर हमें 40 करना है तो 40 के लिए वापस से टॉप जो होगा एक इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट करने लग जाएगा टॉप ऑफ दी स्टैक को। तो देखो 0 1 2 3। अभी अगर हम मान के चलते कि हमारी जो एरे का मैक्सिमम साइज है वो 4 है, यानी कि लिमिट रीच हो गई। ठीक है, यानी कि इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स क्या होगी, अगर 4 है साइज तो 0 से हम स्टार्ट करें तो लास्ट इंडेक्स हो जाएगी आपकी 3, और टॉप जो है वो किस पे पहुंच गया, 3 पे। यानी कि इसके बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू पुश करवाने के लिए ट्राई करूंगी, यानी कि सपोज मुझे पुश करवाना है 50 को, बट टॉप जो है वो किसको पॉइंट करने लगा है, अब मैक्सिमम साइज को पॉइंट करने लगा है, तो ये वैल्यू जो है वो पुश नहीं होगी, और कौन सी कंडीशन आ जाएगी आपकी, ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। इसी तरीके से देखो पॉप ऑपरेशन के अंदर भी टॉप जो वेरिएबल है वो बहुत काम आता है। यहाँ पे चेक किया जाता है अंडरफ्लो कंडीशन में, क्या चेक किया जाता है कि अगर टॉप की वैल्यू, मतलब वैल्यूज डिलीट होते होते टॉप जो है -1 को पॉइंट करने लगे, क्योंकि -1 क्या बताता है कि जो आपका स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है।
तो उस केस में आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडरफ्लो। और अगर ये कंडीशन नहीं आती है, इसका मतलब स्टैक अगर आपका एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब टॉप जो है कोई ना कोई एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले टॉप से वैल्यू को निकालोगे, ठीक है ना, इंडेक्स से, ठीक है। यहाँ पे टॉप की हेल्प से आपको इंडेक्स मिल जाएगी और उस इंडेक्स वैल्यू से आप पॉप कर दोगे वैल्यू को, और टॉप को क्या कर देंगे, माइनस माइनस, यानी टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप -1। तो पहले टॉप जो है किसको पॉइंट कर रहा था, 40 को, अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, आपका 30 को, ठीक है। और अगर पॉप करना है तो फिर अगर 30 को भी पॉप किया तो टॉप अब किसको पॉइंट करेगा, 20 को। और अगर आगे पॉप फंक्शन कॉल करते हैं तो 20 भी पॉप हो जाएगा और टॉप किसको पॉइंट करेगा, 0th इंडेक्स मींस 10 को। 10 को भी पॉप किया तो अब टॉप किसको पॉइंट करने लगे, ये देखो टॉप किसको पॉइंट करने लग गया, -1 को, यानी कि 10 को पॉप करने के बाद स्टैक क्या हो गया आपका, एम्प्टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये पॉप फंक्शन वापस से कॉल कराती हूँ, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ जाएगी आपकी, अंडर फ्लो। ओके, तो देखो पॉप फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, लेकिन जबकि जो पुश फंक्शन है उसके अंदर आपका क्या पैरामीटर पास होता है कि कौन सी वैल्यू आपको इंसर्ट करानी है। ये देखिए पुश के अंदर आप क्या वैल्यू पास करके भेजते हो कि कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे पुश करानी है, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी मैंने आपको बताया दो तरीके से आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो, एरे और लिंक लिस्ट से। एरे वाला हम अभी देखते हैं, लिंक लिस्ट वाला हम जब पढ़ेंगे तब इसको और आगे समझेंगे। तो सिंपल है, देखो अब आई होप एल्गोरिथम तो समझ में आई गई होगी। इनिशियली टॉप इक्वल टू -1 है। अगर आप स्टैक ऑपरेशंस को इस तरीके से, जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, बस टॉप की अगर आप देखा जाए तो हम क्या करें, टॉप को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम साइज पे तो नहीं हो रहा। फिर हम चेक करें कि अगर मैक्सिमम साइज नहीं यानी कि ओवरफ्लो नहीं है तो हम टॉप को क्या कर रहे हैं, टॉप +1, और स्टैक के टॉप में क्या डाल दे रहे हैं, जो भी वैल्यू हमको पुश करनी है, ठीक है। तो देखो ये सारा जो काम है ये किस में हो रहा है, लीनियर टाइम में काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ पे कोई लूप या कुछ यूज नहीं हो रहा, तो ये कौन से टाइमिंग में हो रहा है काम, आपका लीनियर टाइमिंग में हो रहा है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सेम आपकी पॉप के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगी। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, अंडरफ्लो को चेक कर रहे हो, अगर अंडरफ्लो नहीं है तो वैल्यू को रिट्रीव करके टॉप को क्या कर दे रहे हो, माइनस माइनस, ठीक है। तो उस केस में आपकी वहां पे भी क्या रहेगी, लीनियर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। तो यही इनके एल्गोरिथम्स लिख रखी हैं, ये आप समझ सकते हैं। देखो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वही एल्गोरिथम इन्होंने यहाँ लिख के बताई है। तो देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि लीनियर टाइम में हो रहा है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैक्सिमम को पॉइंट करेगा तब तो ओवरफ्लो हो जाएगी, अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, टॉप को इंक्रीमेंट कर रहे हो और स्टैक के टॉप में क्या डाल दे रहे हो, वैल्यू। तो ये कितने कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, ऑर्डर ऑफ 1। कोई लूप कुछ यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लीनियर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। सेम डिलीशन के लिए भी देखो कांस्टेंट स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर टॉप इक्वल टू माइनस हो गया, इसका मतलब स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो उस केस में अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। अदरवाइज हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर से देखो टॉप माइनस माइनस का मतलब क्या है, पहले स्टैक ऑफ टॉप से वैल्यू रिट्रीव होगी और फिर टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले टॉप जो है इंडेक्स को असाइन होगा और फिर टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे भी कोई लूप यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, और अगर आपको कोई एलिमेंट विजिट करना है, यानी कि पीक, हम कह रहे थे ना कि हमें अगर देखना है कि कोई इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें देखना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पीक। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ आप उस एलिमेंट को डिस्प्ले करवाते हो, लेकिन वो एलिमेंट को आप रिमूव नहीं करते। रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन ही कॉल होगा। अगर सिर्फ आपको एलिमेंट देखना है पर्टिकुलर की टॉप ऑफ द एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पीक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे भी क्योंकि कोई लूप यूज नहीं हो रहा था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, लेकिन अब इसमें एक चीज क्या है, अगर आपको सपोज एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करवाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। सपोज आप कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रैवर्सिंग करनी है, ट्रैवर्सिंग के केस में क्या होगा, अगर आपको एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को चलाना है तो उस केस में क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्स। अगर टॉप निकालना है तब तो आपको सिंपल ऑर्डर ऑफ 1 में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर पूरा ट्रैवर्स करना है स्टैक को, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हम 4 जो मेजर हैं इसके एप्लीकेशंस वो समझेंगे। एक तो कन्वर्जन कैसे होता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, फिर बैलेंस पैरेंथेसिस चेकिंग कैसे की जाती है, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, रिकर्जन कैसे परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या होगा, ऑपरेटर आपका जो होगा मिडल में होता है और ऑपरेंड्स जो होते हैं उसके लेफ्ट और राइट में होते हैं, यानी कि ऑपरेटर बिटवीन दी ऑपरेंड्स, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो बिफोर दी ऑपरेंड्स होता है, ठीक है। सेम ही एक्सप्रेशन को मैंने आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बताना चाहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि ऑपरेटर जो है बिटवीन दी ऑपरेंड्स होगा, प्रीफिक्स में ऑपरेटर जो है बिफोर दी ऑपरेंड्स होगा, और पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर है आफ्टर दी ऑपरेंड्स होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन करना है, ठीक है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इनफिक्स में दिया है, मैं इसको एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अगर आपको जो कोई इनफिक्स में एक्सप्रेशन दे रखा है इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो देखो स्टैक के थ्रू तो हम कर ही सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ कि कैसे शॉर्टली आप कर सकते हैं। एक पूरी वैसे तो प्रॉपर एल्गोरिथम होती है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो कर सके। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखनी है प्रेसिडेंस। जिस भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले उसका पोस्टफिक्स कन्वर्जन होगा और उसके अकॉर्डिंगली बाकी आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनका पोस्टफिक्स कन्वर्जन होगा। अगर कोई भी दो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो जाती है तो उस केस में चेक की जाएगी एसोसिएटिविटी। तो ये ध्यान रखना, चाहे आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर रहे हो या इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर रहे हो, दोनों ही केस में सबसे पहले देखेंगे प्रेसिडेंस। अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, और अगर दो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, उन दोनों के बीच में एसोसिएटिविटी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल से जो प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसमें आप बोर्ड मास रूल लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई है, पहले तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट की जो है सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है। ब्रैकेट के अंदर अब क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। तो इसको पोस्टफिक्स कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, बी सी और ये ऑपरेटर आ जाएगा ऑपरेंड्स के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया, और ए प्लस। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया, तो ये एक तरीके से इसके लिए क्या हो गया, एक सिंगल ऑपरेंड हो गया। सपोज इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स को अगर मुझे पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, b c स्टार एंड प्लस। तो ये क्या हो गया आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का, प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो अब एल्गोरिथम क्या होती है, अगर हम प्रॉपर एल्गोरिथम की बात करें, यानी कि स्टैक के थ्रू ये काम कर, अभी तो मैंने आपको क्या करा, डायरेक्ट बता दी कि किस तरीके से आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपसे डायरेक्ट अगर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पूछा गया है तो आपको सिंपल इसी तरीके से परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आपसे एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछ लिया जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस को एक बार एल्गोरिथम भी यहाँ पे लिखा है, ताकि आप समझ पाओ कि एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म होती है किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप चेक करते हो कि जो भी आपको इनपुट दे रखा है उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट आपका ऑपरेंड है तो हम उसको क्या करवा देते हैं, डिस्प्ले। एक बार आप ये एल्गोरिथम देख लो, मैंने इसका एग्जांपल भी लिया है, उस एग्जांपल से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर देखो क्या लिखा है, अगर कोई ऑपरेंड है तब तो उसको क्या करा दो, सिंपली डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अगर कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दो, यानी पुश कर दो। और थर्ड क्या चीज है, तो आपका ऑपरेटर। तो देखो आप देखें तो हमारे एक्सप्रेशन में तीन ही तो चीजें आती है, या तो हमारे पास ऑपरेंड आएगा, ठीक है ना, या ऑपरेटर आएगा, या फिर पैरेंथेसिस आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें कि अगर कोई भी ऑपरेंट है तो उसको तो सिंपली डिस्प्ले करवा देना है, कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक के अंदर पुश करवा देना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, अगर ऑपरेटर है तो देखो ऑपरेटर के केस में थोड़ी सी चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी है। अगर कोई भी आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ऑपरेटर है तो उसमें चेक करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी है तब तो उस ऑपरेटर को स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा दो, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है और जो टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है, तब भी आपको ऑपरेटर को क्या करवा देना है, स्टैक में इंसर्ट करवा देना है, ठीक है। थर्ड क्या केस है कि जो आपको ऑपरेटर आपके आया है, ठीक है ना, नेक्स्ट एलिमेंट में जो ऑपरेटर आया है अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है आपकी टॉप ऑफ द स्टैक से, तो उस केस में भी आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। लेकिन अगर ये तीनों ही सिचुएशंस नहीं होती हैं, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेटर को डिलीट करोगे स्टैक में से, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसमें जो ऑपरेटर रखा है अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो पहले उस ऑपरेटर को डिलीट किया जाएगा और फिर वापस से सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखिए लीनियर टाइम में नहीं होगा काम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंडीशंस को चेक कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है
क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को स्टैक में से डिलीट करते जाएंगे, कब तक, जब तक कि हमें स्टैक के अंदर कोई भी एक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो वहां तक हम जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनको पॉप करवाते जाएंगे, ठीक है, और उनको डिस्प्ले करवाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक से ज्यादा इनपुट्स हैं तो क्या करते जाएंगे, वापस से स्टेप 1 में जाएंगे और वही सेम आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। और अगर कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है ना, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन था वो पूरा कंप्लीट हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, स्टैक के अंदर जो बचे हुए रिमेनिंग ऑपरेटर्स है ना उनको 1 बाय 1 पॉप करते जाएंगे और डिस्प्ले करवाते जाएंगे, ठीक है। अब आई नो ये थोड़े से एल्गोरिथम ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लग रहा होगा, कैसे कैसे स्टेप्स परफॉर्म किए, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। देखो एग्जाम्पल क्या है, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 ब्रैकेट में है प्लस 6 इंटू 2। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना करना है, इस इनपुट को लिख लेना है। तो हमने देखो इनपुट लिख लिया 1 बाय 1 3 इंटू 3, इसी को हमने हर एक एक एलिमेंट को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैक लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट जिसमें हमें डिस्प्ले करवाना है। देखो अब ध्यान देखो, यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है, अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है ना, इसमें पुश पॉप ऑपरेशन वही सेम एल्गोरिथम चलेंगे। अभी स्टैक एम्प्टी है तो सबसे पहले देखा कि स्टैक के हमारे पास जो इनपुट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है 3, और 3 क्या है आपका ऑपरेंड, ऑपरेंड है तो उसको सिंपली क्या करा दोगे, डिस्प्ले करा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर है, तो हम चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, क्योंकि स्टैक अभी एम्प्टी है इसलिए इस ऑपरेटर को क्या करा दिया जाएगा, पुश, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अभी हमने इसको पुश करवा दिया है, ठीक है। वापस से क्या आया हमारे पास, ऑपरेंड आया, तो इस ऑपरेंड को हमने यहाँ करा दिया डिस्प्ले। अब देखो क्या आया, डिवाइड। अब जैसे डिवाइड भी क्या है, एक ऑपरेटर है, तो अब आपको चेक करना होगा कि टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रखा है, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रखा है, स्टार। और स्टार और डिवाइड की जो प्रायोरिटी है, ठीक है ना, दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। जबकि हमने क्या कहा था कि डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती तब हम डिवाइड को इसके साथ इंसर्ट करवा देते, बट क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो पहले आपको स्टार को पॉप कराना होगा, ठीक है, इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, और फिर आपका जो डिवाइड ऑपरेटर है इसको हम क्या कराएंगे, पुश कराएंगे। तो यहाँ पे देखो पॉप किया, यहाँ डिस्प्ले करा दिया, और यहाँ पे फिर किसको पुश कर दिया आपने, डिवाइड को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमने देखा था, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है। सेम वापस देखो ऑपरेंड आ गया तो ऑपरेंड को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। फिर क्या आ रहा है, माइनस। अब देखो माइनस को हम चेक करेंगे, हमने देखा तो माइनस को अगर आप देखोगे तो स्टैक के अंदर क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो माइनस को भी क्या कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 1 जो है वो ऑपरेंड है तो उसको यहाँ पे कर देंगे हम पुश, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, अब देखो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमने क्या कहा था कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं स्टैक के अंदर हम पॉप करते जाएंगे, कब तक, जब तक फर्स्ट आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। तो देखो फर्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस से पहले सिर्फ एक ही ऑपरेटर है तो इसको आप क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप हो जाएगा और ओपनिंग पैरेंथेसिस जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो पैरेंथेसिस को हमें कभी भी डिस्प्ले नहीं करवाना, सिर्फ हम ऑपरेटर और ऑपरेंड को ही डिस्प्ले करवाएंगे। अब क्या आया, प्लस आया, तो देखो प्लस जो है उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है, किससे, डिवाइड से। तो प्लस को आप डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, पहले आपको डिवाइड को पॉप करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, और फिर जो है आपका प्लस पुश होगा। तो पहले डिवाइड को आपने पॉप किया, यहाँ पे देखो डिस्प्ले कर दिया माइनस के बाद, और फिर प्लस को यहाँ क्या कर दिया, हमने पुश कर दिया। इसके बाद आप देखो 6 जो है वो क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड आपका एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अब है मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई जो है, अब यहाँ पे आप देखोगे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रखा है, प्लस रखा है, और जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उस केस में मल्टीप्लाई क्या होगा, एज इट इज पुश हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या बचा, 2 ऑपरेंड है तो उसको हमने यहाँ डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो इनपुट एक्सप्रेशन है वो खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, इनपुट एक्सप्रेशन खत्म हो गया तो जो भी बचे हुए स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स हैं उन सबको आप क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे। तो जैसे स्टार को पॉप किया तो सबसे पहले स्टार आ जाएगा, फिर प्लस को पॉप किया तो फिर प्लस आ जाएगा। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये हो जाएगा आपका, जो आउटपुट में आप डिस्प्ले करते जा रहे थे वो आपका हो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो देखो ये कंप्लीट एल्गोरिथम है, ये बस मैंने इसलिए समझाई, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे कोई मिड पॉइंट का वैल्यू पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या रहा, या स्टैक के अंदर क्या वैल्यूज थी या डिस्प्ले के अंदर क्या वैल्यूज थी, इसलिए मैंने ये एल्गोरिथम एक्सप्लेन की है। लेकिन अगर आपसे कोई एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट बस पूछा जा रहा है कि अगर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करना है, तो जो चीज मैंने आपको बताई कि जैसे देखो ये पैरेंथेसिस है तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, तो 4 1 और माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड प्लस 6 इंटू 2,
ठीक है। तो अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई इनकी प्रायोरिटी सबकी सेम है, तो एसोसिएटिविटी इनकी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा आपका, ये वाला सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 स्टार डिवाइड 4 1 माइनस प्लस 6 इंटू 2। अब इस डिवाइड और इस मल्टीप्लाई में से पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसकी एसोसिएटिविटी में पहले ये आ रहा है, इसलिए 3 3 स्टार 4 1 माइनस, ये एक ही एलिमेंट हो गया, डिवाइड प्लस 6 इंटू 2। अब 6 इंटू 2 सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 3 3, ठीक है, स्टार 4 1 माइनस डिवाइड प्लस 6 2 है ना, 6 2 इंटू, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ ये प्लस ऑपरेटर बचा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 3 3 स्टार 4 1 माइनस डिवाइड 6 2 स्टार प्लस। तो देखो सेम ही आंसर आ रहा है, तो दोनों से ही आंसर सेम आएगा, जो हमने ये वाला देखा था तरीका, उससे भी और इससे भी। ये एल्गोरिथम बस मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कई बार कोई मिड पॉइंट पे पूछ लिया जाता है कि स्टैक के अंदर क्या वैल्यूज रखी गई हैं या आउटपुट के अंदर क्या वैल्यूज रखी गई हैं, इसलिए आपको एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। ओके, तो ये देखो कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इन एग्जांपल्स को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। जो डायरेक्ट तरीका है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, और एल्गोरिथम से भी देख सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आना है, ठीक है। आप देखो इनफिक्स टू प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स बहुत इजी है, इसमें आपको क्या करना है, अब आपको ऑपरेटर को जो है पहले लाना है, इसमें भी आपको सेम प्रेसिडेंस भी देखना है और एसोसिएटिविटी भी देखनी है, ठीक है। और उसी के हिसाब से जैसे स्टार जो है उसकी एसोसिएटिविटी, अगर सपोज ये इस तरीके से होता है a प्लस बी इंटू सी, तो क्योंकि स्टार की प्रायोरिटी जो है प्लस से ज्यादा है, तो सबसे पहले स्टार सॉल्व होगा और हमें प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है, तो स्टार आ जाएगा बी और सी से पहले। जिन दो ऑपरेटर के बीच में और जिन दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर काम कर रहा है उनके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस जो है उसको कर देंगे, तो ये फर्स्ट ऑपरेंड हो जाएगा प्लस के लिए, और ये सेकंड ऑपरेंड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ए स्टार बी सी, और ये ऑपरेटर कहाँ जाएगा आपका आगे, तो ये इसका प्रीफिक्स कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि एल्गोरिथम से कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम से कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे a प्लस बी स्टार सी दे रखा है, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स यानी कि क्या हो जाएगा, c स्टार b प्लस a, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी आप रिवर्स कर रहे हो तो जो आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस बन जाएगा, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस बन जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने रिवर्स किया है एक्सप्रेशन, इस रिवर्स एक्सप्रेशन का आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ अभी जो हमने एल्गोरिथम पढ़ी उसके हेल्प से, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को वापस से रिवर्स करेंगे, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, इनफिक्स का प्रीफिक्स कन्वर्जन। तो ये तो बेसिकली क्या हो गई एल्गोरिथम। आप ध्यान रखना स्टैक जो है हमेशा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ही कन्वर्ट करता है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता। अगर आपको एक्सप्रेशन को इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इनफिक्स को रिवर्स करना होगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप रिवर्स करेंगे, ठीक है। रिवर्स के साथ साथ अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये रिवर्स एक्सप्रेशन है इसका आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये हम अब इजीली स्टैक के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो भी हमको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स, और जो रिवर्स करने के बाद वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो एल्गोरिथम बहुत लेंथी है, लेकिन हमें पता है कि हमें ये वाला तरीका आता है, तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एल्गोरिथम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और उसमें फिर क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्गोरिथम कैसे सॉल्व की जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हमें इसे स्टैक की हेल्प से करना होगा तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये ध्यान रखना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको पहले इनफिक्स को रिवर्स करना होगा, फिर उसका पोस्टफिक्स इवेल्युएट करने के बाद, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालने के बाद फिर आप उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला है, इसको आपको प्रीफिक्स में करना है, तो देखो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट होती है हमारी मल्टीप्लाई की एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 और स्टार आगे आ जाएगा प्लस 2 स्टार एंड 7। अब प्लस और स्टार में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, स्टार की, यानी कि मल्टीप्लाई की। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा पहले, तो 3 4 प्लस, और ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, स्टार 2 एंड 7, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ प्लस बचा, और प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ये है और सेकंड ऑपरेंड ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 4 एंड मल्टीप्लाई 2 7। तो ये इसका हो जाएगा प्रीफिक्स कन्वर्जन, ओके। इसी तरीके से आप देखिए इसका भी निकाल सकते हैं, ये भी मैंने निकाल के बताया था, पोस्टफिक्स मैंने निकाल के बताया था, सेम उसी के हेल्प से आप प्रीफिक्स भी निकाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स कन्वर्जन क्या होगा,
इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी दिए हैं जिसमें हमने प्रीफिक्स किया है, तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उनके प्रीफिक्स निकालिए, क्योंकि कई बार ये एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके तो ये स्टैक के अंदर देखो कैसे कैसे वैल्यू सॉल्व हो रही थी, वो चीज यहाँ पे मैंने बताई कि पहले ए आया, ठीक है ना, फिर स्टार आया तो स्टार को हमने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि ऑपरेटर है, बी ऑपरेंट है तो उसको हमने डिस्प्ले करा दिया, फिर प्लस आया तो क्योंकि प्लस की जो वैल्यू है, प्लस की जो प्रायोरिटी है वो कम है, तो पहले स्टार को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, और फिर प्लस को हमने यहाँ पे पुश कर दिया। नेक्स्ट क्या आया, सी आया तो सी को हमने डिस्प्ले करा दिया, फिर मल्टीप्लाई आया, तो अब देखो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी क्योंकि प्लस से ज्यादा है इसलिए स्टार जो होगा इजिली पुश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया डी ऑपरेंड है, इसको भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब देखो एक्सप्रेशन आपका खत्म हो गया, तो स्टैक के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या होती जाएंगी, 1 by 1 पॉप होके डिस्प्ले होती जाएगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, अज्यूम दैट द ऑपरेटर्स प्लस माइनस एक्स आर लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है ना, एंड दिस एक्सपोनेंट इज द राइट एसोसिएटिव। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज, क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंट का हाईएस्ट है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर माइनस। इन्होंने एग्जाम खुद क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आपको प्रेसिडेंस रखनी है, तो हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बताना है इसके लिए, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी पावर ई पावर एफ। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, एक्सपोनेंट की है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ उसको, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी ई एंड एफ, ठीक है। अब देखो 2 बार एक्सपोनेंट आ रहा है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हमें क्या चेक करनी होगी, एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे आप देखो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट, यानी कि राइट टू लेफ्ट ही चलता है, तो सबसे पहले कौन सा वाला एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, आपका ये वाला, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई एफ एंड दिस, ठीक है। इसके बाद बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आप लिख लेना, ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ फिर आप खुद से लिख लेना, ये बार बार जैसे जैसे सॉल्व होती जाएंगी वैल्यूज हम लिखते जाएंगे। अब कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, ये वाला ऑपरेटर देखो सॉल्व हो चुका है पूरा, है ना, इसको इस तरीके से लिख लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब कौन सा, ये वाला एक्सपोनेंट सॉल्व होगा क्योंकि इन सब में इसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ये जो एक्सपोनेंट है किस किस के बीच में, डी के बीच में, और ई एफ एक्सपोनेंट ये इसके लिए दूसरा ऑपरेंट है, तो डी ई एफ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये माइनस एज इट इज रहेगा, सी इंटू बी प्लस ए। अब प्लस मल्टीप्लाई और माइनस में से देखो ये सॉल्व हो चुका है ना, इसको अब नहीं हमें वापस से कुछ चेंज करना है। अब प्लस मल्टीप्लाई और माइनस में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों को हम लिख लेंगे आगे और आपका ऑपरेटर आ जाएगा पीछे, ये एज इट इज हो जाएगा डी ई एफ दिस वन एंड दिस वन। अब प्लस और माइनस रह गए हमारे, प्लस माइनस में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बता रहा है, ये प्लस की बता रहा है, तो सबसे पहले होगा प्लस सॉल्व, प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेंड तो ये हो जाएगा और सेकंड ऑपरेंड ये हो जाएगा, तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस माइनस डी ई एफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। अब लास्ट आपका क्या बचा, माइनस बचा, उसके लिए फर्स्ट ऑपरेंड हो जाएगा ये और सेकंड ऑपरेंड क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ठीक है। तो माइनस कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड और उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस, तो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इनफिक्स का टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत फास्ट होने लग जाएगा। अभी आपको शायद अगर आपने कभी किया नहीं इस तरीके से इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, तो ये इजी है बहुत, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन विदाउट एनी एम्बेडेड फंक्शन कॉल, अगर किसी बिना फंक्शन कॉल के हमको कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही स्टैक की जरूरत होगी, ये मैं अभी बताऊंगी। जब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो एक स्टैक की हेल्प से ही हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 स्टैक इज इनफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सेम ऑर्डर यूजिंग अ स्टैक अज्यूमिंग दैट इनपुट द सीक्वेंसेस। देखो आपको जो सीक्वेंस दे रखा है वो ये दे रखा है और इसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा आपका डिस्प्ले ऑर्डर हो सकता है, यानी कि हम किस वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं अगर हमारा इनपुट सीक्वेंस जो है वो इस तरीके का है। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हैं वो इस ऑर्डर में इंसर्ट होंगी। अब मुझे कोई भी वैल्यूज अगर डिस्प्ले करवानी है तो कौन सा पॉसिबल सीक्वेंस है जो इस इनपुट सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मैच करेगा। तो सपोज देखो मैंने इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो है ना, ये जो ऑप्शंस में दे रखा है ये आपको डिस्प्ले ऑप्शन दे रखा है कि इस तरीके की वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं स्टैक की हेल्प से, तो क्या ये डिस्प्ले हो सकती है या नहीं।
तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें 7 को सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है तो 7 को सबसे पहले डिस्प्ले करवाने के लिए पहले 5 को इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर 6 को इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर 7 को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें 7 को सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है तो 7 को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो अब एलिमेंट्स क्या रह गए, 5 एंड 6। अब हमें किसको डिस्प्ले करवाना है, 8 को। तो हमने किसको कर दिया, 8 को पुश कर दिया और 8 को यहाँ पे पॉप भी कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 7 और 8 डिस्प्ले हो गए और स्टैक में रह गए 5 एंड 6। अब नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, 9। तो 9 को हमने पुश करवाया और 9 को हमने पॉप भी करवा दिया क्योंकि 9 को हमें यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो अब एलिमेंट्स क्या रह गए, 5 एंड 6। अब हमें किसको डिस्प्ले करवाना है, 5 को। बट क्या हम 5 को डिस्प्ले करवा सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले हमें 6 को पॉप करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमारा 6 पॉप होगा और उसके बाद हम 5 को पॉप करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हम 5 को पॉप नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या है कि आप पहले 5 को डिस्प्ले करा दो और उसके बाद 6 को आप पॉप करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वही सबसे पहले पॉप होता है। तो आपका जो परम्यूटेशन सीक्वेंस है ये वाला सही है, लेकिन 5 और 6 को आप पहले इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करें, 5 को इंसर्ट कराया। ठीक है, तो देखो पहले तो आप यहाँ पे देखो 7, 8, 9, 6 एंड 5 ये कहीं पे मैच हो रहेगा, तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में भी आप देखो, जैसे 5 को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो ठीक है, पहले 5 को पुश कराया और 5 को पॉप करा लिया। इसके बाद आप अगर 9 को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आपके पास वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 6, 7, 8 और 9। 5 ऑलरेडी पॉप हो चुका है, अब 9 को आप डिस्प्ले करवा सकते हो इजीली। लेकिन 9 के बाद ये क्या कह रहा है कि हमें 6 को डिस्प्ले करवाना है, बट 6 पॉसिबल नहीं डिस्प्ले करवाना। क्यों, क्योंकि 6 को डिस्प्ले करवाने से पहले आपको 8 को पॉप कराना पड़ेगा और 7 को करवाना पड़ेगा। ये हम क्यों कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, क्योंकि इसने कहा है कि इनपुट सीक्वेंस यही है, तो इसी अकॉर्डिंगली आपको स्टैक के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला भी वैलिड नहीं है। इस तरीके से आप इस वाले को भी चेक कर सकते हैं। तो 2 मैंने आपको चेक करके बता दिए, तीसरा मैंने आपको वैलिड बता दिया। ये वाला आप चेक करके बताइएगा कि ये वैलिड है या नहीं, डी ऑप्शन। इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं पुश और पॉप के। ठीक है, तो और इसमें पूछा है कि जो सीक्वेंस है पॉप्ड आउट वैल्यूज का वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपने पुश किसको किया, 1 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, फिर पॉप कर दिया। तो पॉप करने से क्या पॉप हो जाएगा, 2 पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सबसे पहले डिस्प्ले में और स्टैक में रह जाएगा 1। फिर से आपने क्या किया, 1 को पुश किया। ठीक है, एक 1 तो ऑलरेडी था, एक और 1 पुश कर दिया। एक तो आपने 2 को पॉप पुश किया। ठीक है, तो 1, 1 और 2 हो जाएगा। फिर आपने 3 कंटिन्यूसली पॉप किए, तो सबसे पहले ये वाला 2 पॉप होगा, फिर ये 1 पॉप होगा और फिर ये 1 पॉप होगा और स्टैक क्या हो गया अभी आपका एम्प्टी। उसके बाद आपने किसको पुश किया, 2 को पुश किया और इसी को ही पॉप कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो आपका जो स्टैक के अंदर सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, 2, 2, 1, 1, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये तो आपका हो गया, आपकी दो आपने एप्लीकेशंस देख ली, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन देखेंगे स्टैक की, वो देखेंगे कि बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पैरेंथेसिस की जो चेकिंग है कि पैरेंथेसिस जो है बैलेंस्ड है या नहीं, वो स्टैक के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस का मतलब क्या हो गया, कि हर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका बैलेंस पैरेंथेसिस हो गया। इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक बैलेंस पैरेंथेसिस है। ठीक है, अगर ये देखें तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बैलेंस पैरेंथेसिस हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बैलेंस पैरेंथेसिस के, यानी कि हर एक ओपनिंग पैरेंथेसिस के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है कि इनपुट में कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस है उसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमें मिल रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, आपने पहले ये लिया। ठीक है, इसके बाद एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस, देखो ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है मिसमैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस पर्टिकुलरली मैच्ड हो रहे थे, इसलिए ये आपका बैलेंस था, जबकि ये क्या है आपका नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो सिंपल एल्गोरिथम इसकी, आपको एक स्टैक बनाना है, कैरेक्टर स्टैक बनाना है, और उस स्टैक के अंदर अगर कोई भी ओपनिंग पैरेंथेसिस आते हैं तो उनको तो क्या कर देना है, पुश कर देना है। अगर कोई भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है, और अगर कोई भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो उस केस में आपको उसको पॉप कर देना है। जो भी टॉप ऑफ द स्टैक होगा एक ओपनिंग पैरेंथेसिस को एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस के रेस्पेक्ट में पॉप कर देना है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर जो भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि सपोज क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो ये था और ओपनिंग पैरेंथेसिस ये था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मिसमैच हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा आपका नॉट बैलेंस्ड।
ठीक है, यानी कि जो पैरेंथेसिस है वो मैच भी होने चाहिए। अगर इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो आपको स्टैक के अंदर इसी का ही ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलना चाहिए, बट ये नहीं मिलते तो ये नॉट बैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर मिल रहे हैं तो आपको सिंपली क्या कर देना है, उसको पॉप कर देना है। ठीक है, और अगर इस तरीके से सीक्वेंस में चलते चलते आपकी इनपुट एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया और आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी हुआ, इसका मतलब सारे पैरेंथेसिस जो थे वो क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। ठीक है ना, तो इसको कैसे किया जा सकता है, स्टैक की हेल्प से किया जा सकता है। स्टैक के अंदर जो भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है उनको आप पुश करोगे, अगर कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक पैरेंथेसिस है उसको पॉप किया जाएगा। देखा जाएगा कि जो उसका ओपनिंग कैरेक्टर है और क्लोजिंग कैरेक्टर वो अगर मैच करते हैं तब तो बैलेंस्ड है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट बैलेंस्ड। और अगर इनपुट एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ठीक है, और स्टैक के अंदर अभी भी कुछ ओपनिंग पैरेंथेसिस बचे हैं, तो उस केस में क्या मतलब क्या हुआ कि उसके रिस्पेक्ट में इसको क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं मिले, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा आपका, नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो आप इस तरीके से सिंपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो इसको आप स्टैक में इंसर्ट कर दो। फिर ये वाला भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो इसे भी स्टैक में इंसर्ट कर दिया। फिर ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस है, इसको भी स्टैक में इंसर्ट कर दिया। अब क्या आया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो टॉप ऑफ द स्टैक आपका ये है तो इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया है ना, मतलब ये हमारा पैरेंथेसिस बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट वापस क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो देखेंगे टॉप पे अब क्या रखा है, ये वाला, तो ये देखो मैच हो रहे हैं, तो ये वाला भी आपका बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो इसके केस में देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक में ये वाला पड़ा है, तो ये दोनों भी मैच हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये क्या है, आपका बैलेंस्ड है। ओके, ऐसे ये वाला देखो, इसमें सबसे पहले पुश करा, ठीक है, ये भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, इसको भी पुश किया। अब ये क्या आ गया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया और टॉप में ये रखा था तो इसको डिलीट कर दिया। तो अब स्टैक में क्या बच गया, सिर्फ एक ओपनिंग पैरेंथेसिस। वापस एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, इसको पुश किया, फिर एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो उसके केस में ये वाला आपका पॉप हो जाएगा क्योंकि ये टॉप पे रखा था, अभी भी एक ही ओपनिंग पैरेंथेसिस बचा है। फिर एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, इसको पुश किया, एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस आया, इसको भी पुश किया, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, तो उस केस में इसको हमने क्या कर दिया, टॉप पे रखा था तो इसको हमने इसके साथ पॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हट गया। लेकिन अब देखो आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि स्टैक जो है अभी भी एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर अभी भी कुछ पैरेंथेसिस रखे हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट बैलेंस्ड। ओके, इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए भी। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन होती है स्टैक की, वो होती है इवैल्यूएशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अभी तक हमने देखा था कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे कोई एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट कैसे करते हो, यानी कि रिजल्ट कैसे निकालते हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है, while रीडिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है उसको लेफ्ट टू राइट आपको रीड करते जाना है। एलिमेंट्स को आपको स्टैक के अंदर पुश करना है अगर एलिमेंट ऑपरेंड है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम कन्वर्जन कर रहे थे तब हम ऑपरेटर्स को पुश कर रहे थे, जब हमें इवेल्युएशन करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का तो हम ऑपरेंड को पुश करेंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉप द टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक। अगर देखो अगर ऑपरेंड आता है, आप जब लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं, अगर ऑपरेंड आता है तब तो आप उसको सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। लेकिन अगर ऑपरेटर आता है, तो उस केस में क्या होगा, स्टैक के अंदर से दो वैल्यूज जो हैं, फर्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो पॉप होंगी। पॉप होने के बाद उसके ऊपर उस ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाएगा। इवैल्यूएट करने के बाद जो भी ऑपरेटर को इवैल्यूएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को फिर क्या कर दिया जाएगा, स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कि स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट यानी कि आपका कंप्लीटली इवैल्यूएट नहीं हो जाता। ठीक है, ये एल्गोरिथम है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, बट थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके लिए क्वेश्चन भी ले रखा है। ये इसकी पूरी एल्गोरिथम है, इसको आप समझ सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन से आपको एल्गोरिथम इजीली समझ आ जाएगी। देखो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको लेफ्ट टू राइट हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले ऑपरेंड आ रहे हैं तो उनको पुश करते जाओ, 4 को पुश कर देंगे, 5 को भी पुश कर देंगे, 6 को भी पुश कर देंगे। अब क्या आ गया, स्टार आ गया। स्टार क्या है, एक ऑपरेटर है। तो स्टार अगर ऑपरेटर है तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, दो वैल्यूज को पॉप करोगे। 6 पॉप होगा वो राइट हैंड साइड पे आएगा, 5 पॉप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। 5 into 6 कितना होगा, 30। तो अब क्या होगा, ये दोनों तो पॉप हो गई। ठीक है, अब 30 को आपको इंसर्ट कर देना है स्टैक में। जो रिजल्ट है ऑपरेटर कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आया, प्लस आया। तो प्लस के केस में वापस से दो ऑपरेटर्स आपके क्या होंगे, पॉप होंगे। तो 30 पॉप होके राइट हैंड साइड पे आएगा,
4 पॉप होके आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। कैलकुलेट होगा कितना हो जाएगा 4 + 30 इज 34। ठीक है, इसके बाद वापस आप जाओ एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन खत्म हो गया यानी कि आपका रिजल्ट कितना आ गया इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का 34। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऑपरेंड आ रहा है तो ऑपरेंड को स्टैक के अंदर पुश करते जाओ, ऑपरेटर आ रहा है तो दो वैल्यूज को पॉप करो, उसके ऊपर उस ऑपरेटर को इवैल्यूएट करो, जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को स्टैक के अंदर अगेन पुश करो और वापस से एक्सप्रेशन को आगे रीड करना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाए। देखो सबसे पहले क्या आया 5 आया तो 5 यहाँ पे लिखा, ठीक है, फिर क्या आया 3 आया तो 3 यहाँ लिखा। अब क्योंकि प्लस आ गया तो प्लस के लिए पहले ये दोनों ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स क्या होंगे पॉप होंगे, तो 5 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 3 पहले आएगा, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो ये आपका एक्सप्रेशन के अंदर ना किस तरीके से वैल्यूज को लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस या डिवाइड कुछ आ जाता है तब प्लस और मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस या डिवाइड आ जाता है ना तो दिक्कत है। तो देखो प्लस आया तो प्लस यहाँ लिखा, दो वैल्यूज को हमें क्या करना है पॉप, तो 3 पॉप होके राइट हैंड साइड में जाएगा, 5 पॉप होके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा इसका 8, तो 8 क्या आ जाएगा आपके स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। ये दोनों तो हमने पॉप कर ही दिए थे है ना। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 6, तो 6 को भी हमने पुश कर दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 भी ऑपरेंट है इसलिए इसको भी हमने पुश कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है डिवाइड। अब जैसे देखो डिवाइड आया ना तो सबसे पहले 2 पॉप होगा, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा, 6 पॉप होगा, 6 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब देखो अब आपको समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं 2 और 6 का कोई भी ऑर्डर यहाँ पे ले लेती तो देखो आंसर चेंज हो जाता है, क्योंकि 2/6 इज डिफरेंट एंड 6/2 इज डिफरेंट। 6/2 तो 3 आता है जबकि 2/6 क्या आता है 0.3 समथिंग आता है, तो देखो दोनों का आंसर डिफरेंट हो जाता। तो जो फर्स्ट वैल्यू पॉप होती है वो राइट हैंड साइड में जाती है और जो सेकंड वैल्यू पॉप होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ही बच्चे गलती करते हैं और आपको ऑप्शन में जरूर रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, तो 6/2 कितना हो जाता है 3, तो इस रिजल्ट को अब क्या कर देंगे हम पुश कर देंगे। तो 8 तो ऑलरेडी था ही, ये दोनों पॉप हो चुके थे तो ये पॉप होने के बाद रिजल्ट इसने कितना दे दिया 3। ठीक है, डिवाइड के बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वापस दो वैल्यूज पॉप होंगे तो 3 पॉप होगा और 8 पॉप होगा, और 8 × 3 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 को हमने क्या करा पुश करवा दिया। नेक्स्ट क्या है 3 है तो 3 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ 3 को हम क्या करेंगे पुश करेंगे। फिर 5 आया, 5 को भी हम क्या कर देंगे पुश कर देंगे। ठीक है, अब क्या आया मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई आया तो दो वैल्यूज आपकी पॉप हो जाएंगी 5 और 3, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 15, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी 24 तो ऑलरेडी था ही, ये दोनों आपने पॉप कर दिया, उन दोनों को कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है 15, तो 15 को हमने क्या करा दिया पुश करा दिया। लास्ट ऑपरेटर क्या बच रहा है आपका प्लस। ठीक है, तो प्लस के लिए ये दोनों वैल्यूज आपकी वापस से पॉप आउट होंगी, तो 24 + 15 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे आपकी पुश होके ये स्टैक के अंदर आप इस रिजल्ट को पुश कर देंगे और डिस्प्ले करवा देंगे, तो इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया आपका 39, क्योंकि एक्सप्रेशन खत्म हो गया और हमने इवैल्यूएट भी कर लिया, तो इसका आंसर कितना है 39। तो ये एक स्टैक की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या करते हैं आपसे ना कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूरा नहीं बोलेंगे कि पूरा आप कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या रहा है, क्योंकि वो तो इजी हो जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि फर्स्ट प्लस के बाद में ना स्टैक के अंदर क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्लस के बाद स्टैक के अंदर क्या वैल्यू थी 5 और 3 आपने क्या जोड़ा 8 जोड़ा, तो स्टैक के अंदर सिर्फ 8 थी। ठीक है, या फिर पूछ लेंगे कि फर्स्ट डिवाइड के बाद वैल्यू क्या थी, तो फर्स्ट डिवाइड आपने कैलकुलेट किया उसके बाद क्या वैल्यूज थी आपकी 8 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से कीजिएगा। देखो जैसे ये पूछ लेंगे टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग फर्स्ट स्टार, यानी कि ये वाला स्टार परफॉर्म करने के बाद जो टॉप 2 एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर वो क्या है आफ्टर परफॉर्मिंग, यानी कि ये परफॉर्म कर लिया, रिजल्ट को आपने पुश करा दिया और उसके बाद एलिमेंट क्या है, यानी कि आपको पूरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं करना, आपको सिर्फ स्टार तक इवैल्यूएट करना है और आंसर यहाँ पे सिर्फ यहीं तक का ही बताना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे कि पूरा इवैल्यूएट करके बताइए। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसके भी देख लेते हैं हम। क्या है कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5 साइज का आपके पास स्टैक है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 5 का है यानी कि आप मैक्सिमम इसके अंदर 5 एलिमेंट्स डाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करा रहे हो पुश करवा रहे हो ए को, तो ए पुश हो जाएगा। फिर ए को आप क्या करवा दे रहे हो पॉप करवा दे रहे हो, तो ए पॉप हो जाएगा, तो ए यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया सपोज। ठीक है, अब स्टैक वापस से एम्प्टी हो गया। अब क्या करवा रहे हो आप बी को पुश करवा रहे हो, फिर सी को भी पुश करवा रहे हो और पॉप कर दे रहे हो, तो पॉप करने से सिर्फ सी पॉप हो जाएगा क्योंकि ए की पॉप फंक्शन कॉल हुआ है, और स्टैक के अंदर क्या रह जाएगा बी।
इसके बाद आप क्या करा दे रहे हो, डी को पुश करा रहे हो और 2 बार पॉप फंक्शन कॉल कर रहे हो, यानी कि डी भी आपका पॉप हो गया, बी भी पॉप हो गया, तो डी भी आ गया और बी भी आ गया, और लास्ट में आप क्या कर दे रहे हो, ई को पुश कर दे रहे हो, ठीक है, ई को यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, पुश कर दे रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूछा है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमको अंडरफ्लो कर्व हुआ क्या, नहीं अंडरफ्लो कर्व नहीं हुआ, स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड स्मूथली, यस करेक्ट। ओवरफ्लो भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो कभी भी हमने वैल्यूज 5 से ज्यादा डाली ही नहीं है ना, 5 से कम ही वैल्यूज डाली, इसलिए कभी भी ओवरफ्लो भी अकर नहीं होगा, और पॉप भी जब हम कर रहे थे तो हमेशा स्टैक के अंदर कोई वैल्यूज आपकी अवेलेबल थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्जन तो अभी हम करेंगे, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करना भी आप इजीली कर सकते हो, स्टैक के अंदर क्या करो, स्ट्रिंग को 1 बाय 1 कैरेक्टर स्टैक बना के, स्ट्रिंग के जैसे सपोज मैं मेरा ही नाम बता देती हूँ, शालिनी अगर है, ठीक है ना, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगी, वैल्यूज को इसके अंदर डालती जाऊंगी इस कैरेक्टर स्टैक के अंदर, ठीक है, और इसके बाद क्या करती जाऊंगी, अगर इनको पॉप करूंगी तो मेरे को पॉप करके अगर डिस्प्ले कराऊंगी तो ये मुझे मिल जाएगी, है ना, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इजी है, ये कर सकते हो आप स्टैक के थ्रू एप्लीकेशन, तो ये भी आप कर सकते हो। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन तो अभी हमने देखा ही था, तो क्या आपकी इनहेरेंट एप्लीकेशन नहीं है स्टैक की, जॉब शेड्यूलिंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन, बेसिकली जॉब शेड्यूलिंग जो है आपका मेनली क्यू के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है, तो स्टैक की इनहेरेंट एप्लीकेशन नहीं, ठीक है। इसके बाद अगेन रिजल्ट इवैल्यूएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है, तो अब इनके आंसर्स आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने पर्पसली ये चीजें इसमें डाली है ताकि क्या है, आपको कहीं और जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करनी पड़े, आप यहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो ये सारे आपको परफॉर्म करने हैं, तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और यहाँ पे एक्सप्रेशंस को नोट करके एक्सप्रेशन को कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ठीक है। अब लास्ट जो एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं इसकी, जो है रिकर्जन। तो देखो रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो रिकर्जन भी आपका 2 तरीके से हो सकता है कि या तो जो फंक्शन है वो डायरेक्टली अपने आप को कॉल कर ले, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम है फंक्शन, और यहाँ पे देखिए फंक्शन वैल्यू -1, यानी कि ये खुद को ही कॉल कर रहा है, तो ये हो गया। या फिर एक इनडायरेक्ट रिकर्जन भी होता है। इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब क्या है, जैसे देखो फंक्शन 1 है, उसने किसको कॉल किया है, फंक्शन 2 को, फिर फंक्शन 2 में अगर आप जाओगे तो फंक्शन 2 वापस किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन 1 जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो फंक्शन वापस से फंक्शन 1 को ही कॉल कर रहा है, तो ये किस तरीके का रिकर्जन हो जाता है आपका, इनडायरेक्ट। और अगर कोई फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है तो वो क्या हो जाता है आपका, डायरेक्ट रिकर्जन, ओके। प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिकर्जन जो होता है कई बार इनफाइनाइट जा सकता है लूप की तरह, ठीक है ना, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए, इनफाइनाइट रनिंग को अवॉइड करने के लिए 2 आप प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होनी चाहिए। एक तो है बेस क्राइटेरिया। बेस क्राइटेरिया का मतलब है कि कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके ऊपर आपका रिकर्जन स्टॉप हो सके, यानी कि फंक्शन कॉलिंग जो है वो स्टॉप हो सके। और प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो रहे हैं, रिकर्सिव कॉल जो है वो इस तरीके से प्रोग्रेस करने चाहिए कि वो बेस क्राइटेरिया को मीट कर पाए, ठीक है। देखो किस तरीके से हो सकता है, जैसे सपोज यहाँ पे देखो हम कैसे कर सकते हैं रिकर्जन, अगर मुझे वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है ना, 1 से n तक की वैल्यूज को प्लस करना है, तो या तो मैं लूप चलाऊं और लूप के अंदर सारी वैल्यूज को प्लस करती जाऊं, या फिर रिकर्सिव एडिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम कब तक हम यहाँ रिटर्न करवा रहे हैं, अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तो हम रिटर्न करवा देंगे, लेकिन n की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो हम रिकर्सिव कॉल करवाएंगे, और उसमें क्या करवा रहे हैं, n प्लस और f ऑफ n माइनस 1। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर 5 एलिमेंट्स हमको ऐड करवाने तो n की वैल्यू अगर 5 है, तो देखो n की वैल्यू 1 नहीं है इसलिए f ऑफ n 1 नहीं हो जाएगा, तो f ऑफ n में हम क्या भेज देंगे, n यानी कि 5 प्लस और फंक्शन कॉल करा देंगे f ऑफ 4। 4 अगेन आपका 1 नहीं है तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, 4 प्लस, यानी इसी को कॉल कराएंगे जब तक n ग्रेटर देन 1 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 3। 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो वापस क्या हो जाएगा 3 प्लस f ऑफ 2, देन f ऑफ 2 अगेन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस f ऑफ 1। अब देखो ये इसकी बेस कंडीशन आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे देखो अब कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे f ऑफ n के अंदर आप क्या रिटर्न कर रहे हो 1, यानी ये क्या रिटर्न करके दे देगा आपको 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो अब देखो ये स्टैक की तरह ही हो रहा है, जो लास्ट में फंक्शन कॉल हुआ ना वो सबसे पहले इवैल्यूएट हुआ, ठीक है, इसलिए जो रिकर्जन है वो आपकी स्टैक की ही एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2 आपका सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ये, ओके
2 प्लस फिर f ऑफ 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3 और यहाँ पे जाएगा ये 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है, ये 6 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर 6 + 4 कितना हो गया 10, ये 10 f ऑफ 4 को रिटर्न हो जाएगा। फिर 10 + 5 कितना हो गया 15, ये इसका आपका आ जाएगा लास्ट में किसको रिटर्न हो जाएगा f ऑफ 5 को। तो f ऑफ 5 यानी कि 5 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज की जो सम है वो कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको ओके जो हमने 5 वैल्यूज को सम करवाना था तो रिकर्सिव कॉल के थ्रू करवाया तो कितना वैल्यू आ गया हमारा 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो जो फंक्शन है यानी कि बिग प्रॉब्लम, यानी कि हमें 5 वैल्यूज को जो सम करवाना था उस बिग प्रॉब्लम को हमने क्या करा, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। और यहाँ पे बेस क्राइटेरिया हमारा क्या था कि जैसे n की वैल्यू 1 रीच हो जाएगी उस केस में क्या होगा, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा 1, ठीक है, यानी कि फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा। और फिर क्या होगा, जो भी सबसे लास्ट में फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले वो वैल्यू रिटर्न करेगा और उसी की तरह 1 बाय 1 चलते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे यही तो काम हो रहा है, सबसे पहले आप स्टैक के अंदर वैल्यूज डालते जा रहे हो, ठीक है, और लास्ट में जैसे बेस कंडीशन मैच हुई तो आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को रिटर्न कराते जा रहे हो। कहाँ से, जो सबसे लास्ट में वैल्यू ऐड हुई थी, जो सबसे लास्ट में फंक्शन कॉल हुआ था। इसलिए रिकर्जन जो है वो किस तरीके की एप्लीकेशन है आपकी, किसकी एप्लीकेशन है, स्टैक की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिकर्जन। और अगर आप सिंपल करते तो आप लूप के थ्रू कर सकते थे इसको, ओके। तो बेस कंडीशन रिक्वायर्ड क्यों होती है, क्योंकि अगर बेस कंडीशन आपने नहीं लगाई, जैसे सपोज यहाँ पे देखो बेस कंडीशन क्या है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, देन रिटर्न 1 एल्स n इज n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है, यानी कि n जो है या तो 1 हो जाता है या 0 हो जाता है, तो उस केस में रिटर्न कर दे। लेकिन अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो उस केस में क्या हो जाता, ये हमेशा अपने आप को रिकर्सिव कॉल करता रहता है और रिकर्सिव कॉल करने की वजह से क्या होता है, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है और स्टैक आउट ऑफ मेमोरी एरर यहाँ पे आपको मिलता, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे समझा रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो एरर क्यों आती है रिकर्जन के अंदर, क्योंकि अगर कभी आपने जो रिकर्सिव कॉल किया है और फंक्शन जो है अपने बेस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो उस केस में क्या होता है, आपका एक्सेसिव रिकर्जन कॉल हो जाते हैं, इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल चले जाते हैं और उस केस में आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको रीच नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है इंट n और यहाँ पे चेक करा है इफ n इक्वल टू 100, और सपोज अगर n की वैल्यू मैं 10 डाल दूं तो 10 इक्वल टू 100 तो कभी होगा ही नहीं। और यहाँ नीचे भी मैं क्या कर रही हूँ, इस 10 को हमेशा डिक्रीज ही कर रही हूँ, यानी कि 10 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी एंड सो ऑन, लेकिन कभी भी n की जो वैल्यू वो 100 तो पहुंचेगी नहीं, तो ये बेस कंडीशन तो कभी मीट ही नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल जो है, ये रिकर्जन कॉल कैसा चला जाएगा आपका, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट करने की वजह से क्या होगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए बेस कंडीशन को एप्रोप्रिएट बेस कंडीशन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका प्रोग्राम जो है वो भी उसी प्रोग्रेसिव मैनर में अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है कि रिकर्जन्स के क्या टाइप होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ रिकर्जन्स में आपका आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्जन, हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, एक्सेसिव रिकर्जन एंड नेस्टेड रिकर्जन। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली अपने आप को कॉल करता है तो वो डायरेक्ट रिकर्जन कहलाएगा। इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन दूसरे किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो दूसरा फंक्शन वापस उसी फंक्शन को कॉल कर दे रहा है तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट रिकर्जन, ओके। नेक्स्ट देखो हेड रिकर्जन। हेड रिकर्जन का मतलब होता है कि अगर जो भी फंक्शन कॉल है ना, जो फंक्शन कॉल है अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर तो उसको हेड रिकर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, फंक्शन कॉल की है, यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन कॉल की है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका हेड रिकर्जन हो जाएगा। टेल रिकर्जन का मतलब क्या होगा, अगर जो लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी जो भी फंक्शन के अंदर आप लास्ट थिंग जो कर रहे हो वो आपका फंक्शन कॉल है तो वो आपका हो जाएगा टेल रिकर्जन। कई बार इनकी डेफिनेशंस आ जाती है इसलिए ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। नेस्टेड रिकर्जन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर वापस से आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हो। रिकर्सिव फंक्शन विल पास द पैरामीटर एज अ रिकर्सिव कॉल, यानी फंक्शन ऑफ इंट n लिखा है उसमें हम क्या करें, इंट n को डायरेक्टली पास ना करके यहाँ पे अगेन एक रिकर्सिव कॉल कर रहे थे। ये किस तरीके का रिकर्जन हो जाता है, नेस्टेड रिकर्जन। जैसे इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मैंने कि एक फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट
कर रहा है, और यहाँ पे हम चेक करें कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तब तो रिटर्न करे n-10 यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, अदरवाइज क्या रिटर्न करे फंक्शन ऑफ n+11। तो देखो ये मैंने कंप्लीट दे रखा है, इसमें आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि जैसे सपोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे फंक्शन ऑफ 95 से, 95 क्योंकि ग्रेटर देन 100 नहीं है तो क्या कॉल होगा, ये रिटर्न कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा फंक्शन ऑफ 95 + 11। तो सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो 95 + 11 कितना हो जाएगा 106। तो 106 क्योंकि ग्रेटर देन 100 है तो ये वैल्यू कितनी रिटर्न कर देगा n-10 यानी कि 106 - 10, तो कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ 96 हो गया। अगेन 96 ग्रेटर देन 100 है तो उस केस में वापस से क्या कॉल होगा, आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो 96 प्लस आप 100 करेंगे तो सॉरी 96 + 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 107, और क्योंकि 107 अगेन ग्रेटर देन 100 है तो n-10 होगा, तो कितना हो जाएगा 97, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, सिंपल सा ही है। इसमें क्या हो रहा है, जो अंदर वाला फंक्शन है वो तो इस वैल्यू को मीट कर रहा है, और जो बाहर वाला फंक्शन है वो इस वैल्यू को मीट कर रहा है। बाहर वाला फंक्शन बेस कंडीशन पे कब रीच होगा, जब वैल्यू आपकी 100 से ज्यादा चली जाएगी। देखो यहाँ पे लास्ट में आपका क्या हुआ, 7th स्टेप में क्या हुआ, 100 से ज्यादा वैल्यू चली गई तो इसने क्या कर दिया n-10 यानी कि 101 - 10 किया तो कितना आ जाएगा आंसर 91। तो इसका आंसर कितना आ गया 91। आप इसको करके देखिएगा तो आ जाएगा। एक्सेसिव रिकर्शन का मतलब क्या होता है, अगर जो रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने आप को एक से ज्यादा बार कॉल करता है। जैसे फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, आपके पास अगर ये दो वैल्यूज हैं, अब मुझे नेक्स्ट जो वैल्यू चाहिए तो वो क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, तो 0 1, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा तो 1 + 1 2। यानी कि इस तरीके की सीरीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, फंक्शन को एक से ज्यादा बार कॉल करवाया है। तो इस तरीके का रिकर्जन क्या कहलाता है, आपका एक्सेसिव रिकर्जन, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है हमारी रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के, रिकर्जन जो है उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ठीक है ना, क्लैरिटी बहुत ऐड करता है, जो आपका टाइम प्रोग्राम को लिखने में टाइम जा रहा है या डिबग करने में टाइम जा रहा है उस टाइम को सेव करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना। और जब आप ट्री ट्रैवर्सल करेंगे तो उस केस में रिकर्जन बहुत बेटर होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, रिकर्शन के अंदर देखो मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग से स्टैक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और उस स्टैक के अंदर सारे फंक्शन कॉल्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कब तक, जब तक कि बेस क्राइटेरिया मीट नहीं कर जाता। इसलिए इसके अंदर मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, और कई बार रिकर्जन स्लो हो जाता है, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था आपका रिकर्जन। तो ये टोटल कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि स्टैक क्या होता है, ठीक है, पुश ऑपरेशन हमने देखा, पॉप ऑपरेशन हमने देखा, उसके अलावा अदर ऑपरेशंस भी हमने देखे। इसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस बहुत डिटेल में पढ़ी विद द एग्जांपल। सो आई होप ये स्टैक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।